Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the drones. Drones क्या होते हैं, drones का जो नाम होता है, टेक्निकल नाम वो क्या होता है वो हमने देखा था. ड्रोन्स के कुछ टाइप्स भी हमने देखे थे. 4 टाइप्स थे, उसमें से 2 टाइप्स देखे थे. ओके, जिसमें फर्स्ट था मल्टी रोटर एंड देन सेकंड था फिक्स विंग वाला जो आता है ड्रोन्स, वो था. ओके, तो आज हम उससे आगे का मतलब जो 2 टाइप्स है वो देखेंगे कि कौन कौन से और 2 टाइप्स है ड्रोन्स में. तो ड्रोन्स जो है वो उसे हम बुलाते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAVs. ओके, और उसके जो टाइप्स थे 4 थे. एक थे मल्टी रोटर टाइप, सेकंड थे फिक्स रोटर यानी कि फिक्स विंग टाइप, थर्ड थे हेलीकॉप्टर टाइप जो कि हेलीकॉप्टर होता है वैसे ही होते हैं, और फोर्थ जो था वो था हाइब्रिड था यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए हाइब्रिड फिक्स विंग वाला था. ओके, तो ये 4 टाइप्स में से 2 हमने देखे थे. आज हम और 2 बाकी के देखने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. हेलीकॉप्टर ड्रोन्स. तो हेलीकॉप्टर ड्रोन्स क्या है वो हम देखेंगे ये पोर्शन में. मल्टी रोटर ड्रोन्स जनरेट वर्टिकल थ्रस्ट यूजिंग मल्टीपल रोटर्स, बट ऑन द अदर हैंड अ सिंगल हेलीकॉप्टर ड्रोन यूजेज ओनली 1 रोटर. अब देखो, मल्टीपल में क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल रोटर्स होते हैं वर्टिकल थ्रस्ट जो है वो लगाने के लिए, तो इसलिए मतलब वो वर्टिकली अपवर्ड जा सकता है. बट ऑन द अदर हैंड अ सिंगल हेलीकॉप्टर ड्रोन यूजेज ओनली 1 रोटर. अब हेलीकॉप्टर में क्या होता है, ओनली 1 रोटर होता है कि जो वर्टिकल थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है. ओके, हेलीकॉप्टर जो है वो आप सभी ने देखा हुआ है, तो सेम उसी टाइप का मतलब ड्रोन होता है, हेलीकॉप्टर शेप का होता है और उसमें भी 1 रोटर होता है. जैसे कि हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर के हेड के ऊपर होता है, वैसा ही रोटर इसमें भी होता है. द सिंगल हेलीकॉप्टर ड्रोन्स कैन बी पावर्ड बाय गैसोलीन इंजिन्स एंड थस लास्ट मच लॉन्गर इन द एयर देन मल्टी रोटर ड्रोन्स. अब देखो, मल्टी रोटर्स जो थे वो मतलब रोटर्स की एनर्जी से ही अपवर्ड थ्रस्ट लेते थे. ओके, बट इन द सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर वी कैन यूज़ गैसोलीन इंजिन्स. उसमें हम गैसोलीन इंजिन यूज़ कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि जो मल्टी रोटर होता है वो ड्रोन हवा में जितना रहता है उससे उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा टाइम वो एयर में स्पेंड कर सकता है. ओके, तो हेलीकॉप्टर ड्रोन की ये खासियत है कि उसमें हम गैसोलीन इंजिन्स का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू फ्लाई विथ हायर पेलोड, अगर मतलब हायर पेलोड के साथ में मतलब फ्लाई होना अगर ज़रूरी हो, और अगर ऐसा मतलब संजोग बनता है कि हमें मतलब बहुत सारा लोड साथ में कैरी करके ले जाना हो, तब क्या होता है. उसके एग्जांपल दिए है कि पेलोड कैसे हायर हो सकता है. एग्जांपल विद द लीडार स्कैनर, मतलब लीडार स्कैनर जो मैंने आगे पढ़ाया था वो स्कैनर ले जाना हो हेलीकॉप्टर में साथ में, तो उसका वजन बढ़ जाता है. और if it is necessary for aerial mapping to combine a long endurance of the flight with forward flight. एरियल मैपिंग के लिए क्या करना चाहिए कि एंड्योरेंस ऑफ द फ्लाइट विथ फॉरवर्ड फ्लाइट तो हो रही है, उसके साथ साथ एंड्योरेंस भी चाहिए यानी कि स्टेबिलिटी भी चाहिए एरियल मैपिंग के लिए. इन दिस केस अ सिंगल हेलीकॉप्टर ड्रोन इज़ अ गुड चॉइस. तो ऐसे मतलब केसेस के लिए आपका जो हेलीकॉप्टर ड्रोन है वो एक बेटर चॉइस है आपके लिए. ओके, किन किन सिचुएशन में, जब आपके पास लीडर स्कैनर हो और उसे ले जाना हो. सेकंड थिंग इज़ दैट एरियल मैपिंग के लिए फॉरवर्ड फ्लाइट भी करनी हो, और फ्लाइट का एंड्योरेंस भी चाहिए होता है. फ्लाइट का एंड्योरेंस यानी क्या कि कोई भी मतलब जो कोई भी इलाके से ये ड्रोन्स निकले, तो ये ड्रोन कुछ टाइम मतलब वहाँ हवर करके रुके, ताकि जो एरियल मैपिंग की डिटेल्स है वो पॉइंट टू पॉइंट हमें मिल सके, और वहाँ पे क्या टोपोग्राफी है, क्या मतलब लैंडफिल्स है, या तो फिर क्या वर्टिकल ड्रिफ्ट है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम ले सके. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर एरियल मैपिंग टू कंबाइन अ लॉन्ग एंड्योरेंस ऑफ द फ्लाइट विथ फॉरवर्ड फ्लाइट. फ्लाइट की एंड्योरेंस भी होनी चाहिए, साथ साथ फॉरवर्ड फ्लाइट भी होनी चाहिए. तो ऐसे 2 केसेस में हम जो है वो हेलीकॉप्टर ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों केस के लिए गुड चॉइस होगी हमारी. ओके, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रोन इज इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, वाइब्रेशन
and they also required more mechanical maintenance due to their increased overall technical complexity. अब देखो ये टेक्निकल इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो अब आपने हेलीकॉप्टर का शेप देखा होगा। अब हेलीकॉप्टर का शेप जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ओके, क्योंकि उसमें मतलब राउंड शेप का कैबिन होता है, फिर लास्ट में एक जो विंग होता है वो होता है, फिर ऊपर जो है वो रोटर होता है। तो ये डिज़ाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाली है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम गैसोलीन का यूज़ करते हैं। तो गैसोलीन इंजन अगर हम कहीं पे भी फिट करेंगे तो उसके लिए जगह चाहिए होगी, इसीलिए जो डिज़ाइन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। उसके बाद कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा आती है, वाइब्रेशन भी ज़्यादा होता है, एंड दे ऑल्सो रिक्वायर्ड मोर मैकेनिकल मेंटेनेंस। उसमें मैकेनिकल मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखो कोई भी इंजन है, भले आप कोई भी इंजन लगाओ, लेकिन वो इंजन के लिए मैकेनिकल मेंटेनेंस चाहिए होगा, ओके। तो इसमें जो है वो मोर मैकेनिकल मेंटेनेंस जाता है ड्यू टू देयर इंक्रीज ओवरऑल टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होती है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसके लिए ज़्यादा पैसे आपको करने पड़ते हैं। तो ये उसका डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ हेलीकॉप्टर रोटर में हम मतलब हेलीकॉप्टर ड्रोन्स में हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसकी टेक्निकल डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉस्ट में भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पड़ता है, वो हमें वाइब्रेशन भी ज़्यादा मारता है, ओके, और मैकेनिकल मेंटेनेंस भी ज़्यादा लेता है ड्यू टू गैसोलीन इंजन, ओके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब ये सारी चीज़ों जो है वो एज अ डिसएडवांटेजेस हमारे सामने आई है ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर ड्रोन्स, ओके। तो हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ कि मल्टी रोटर ड्रोन्स जो है वो मल्टी रोटर्स का यूज़ करते हैं वर्टिकल टेक ऑफ के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर में ओनली वन रोटर का यूज़ होता है, ओके, सिंगल हेलीकॉप्टर ड्रोन जिसे बुलाते हैं। अब उसमें अगर आप मल्टी रोटर जो है वो हवा में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, तो उसके सामने हेलीकॉप्टर ड्रोन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम, गैसोलीन इंजन वाले, वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। और जब आपको मतलब पेलोड साथ में ज़्यादा ले जा रहे हो, तब मतलब हेलीकॉप्टर जो ड्रोन्स होते हैं वो एक गुड चॉइस है। उसके एग्जांपल्स दिए, जैसे कि लीडार स्कैनर ले जाना हो आपके साथ, और सेकंड थिंग एरियल मैपिंग के लिए आपको एंड्योरेंस भी चाहिए फ़्लाइट का, और साथ साथ में आपको फॉरवर्ड फ्लाइट भी उतनी ले जानी है। तो वैसे केसेस में हम हेलीकॉप्टर ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये एक अच्छी चॉइस जो है वो साबित हो सकती है, ओके। उसके बाद डिसएडवांटेजेस भी देखे हमने हेलीकॉप्टर के, हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के। तो सबसे फर्स्ट है उसकी डिज़ाइन की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड उसकी कॉस्ट, उसका वाइब्रेशन, एंड द लास्ट वन इज़ मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑफ इंजन, ओके। तो ये सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस है हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के, ओके। उसके बाद फोर्थ टाइप है आपका ड्रोन का, वो है फिक्स विंग हाइब्रिड विटॉल, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला ड्रोन, ओके। फिक्स विंग होती है उसमें एयरक्राफ्ट जैसी, लेकिन उसको वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए अलग से मतलब एक टेक्नोलॉजी दी जाती है जिसे हम हाइब्रिड विटॉल बोलते हैं। वर्टिकल विटॉल का फुल फॉर्म है VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ओके। तो फिक्स विंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इज नोन टू बी मोर एनर्जी एफिशिएंट देन क्वाडकॉप्टर्स, एंड एज अ रिजल्ट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस मच फास्टर, ओके। जो फिक्स विंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी सफिशिएंट होते हैं क्वाडकॉप्टर्स के मुकाबले में, ओके। एंड एज अ रिजल्ट, और उसके रिजल्ट से क्या होता है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी से, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस मच फास्टर, यानी वो बहुत लॉन्गर डिस्टेंसेस जो है वो बहुत ही कम समय में मतलब तय कर सकते हैं, ओके। तो फिक्स विंग अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट है उसकी ये एक खूबी होती है। बट क्वाड शेप्ड ड्रोन्स डू नॉट नीड दैट मच स्पेस फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। देखो अब इसमें देखो, जो क्वाड शेप्ड जो ड्रोन्स होते हैं उसको मतलब टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं चाहिए होती है, ओके। दैट इज़ ऑल्सो वाई सम मैन्युफैक्चरर्स हैव डिसाइड टू कंबाइन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैव डेवलप्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट that can take off vertically and then go into horizontal flight using wings. That name is very similar to the automobile industry and it hybrid drones, okay। तो उसे हम हाइब्रिड ड्रोन्स बुलाते हैं। देखो एक जो फिक्स विंग वाले थे उसमें क्या था कि फिक्स विंग वाले थे उसमें ऐसा था कि उसमें हम ट्रैवल ज़्यादा कर सकते हैं, ओके।
फॉरवर्ड फ्लाइट ज़्यादा ले सकते हैं। और सेकंड क्वाड शेप में क्या था कि यानी कि हेलीकॉप्टर्स है, यानी क्वाड शेप यानी कि क्वाड रोटर्स वाले हैं, तो उसमें क्या कर सकते थे हम, तो उसमें एक ऐसा था कि उसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते थे। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे ड्रोन के, उन्होंने सोचा कि अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर लिया जाए, मतलब मिक्स कर दिया जाए, तो एक नए टाइप का मतलब ड्रोन्स जो है वो बन सकता है। और जैसे ऑटोमोबाइल में ऐसी दो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंजन्स को अगर हम मिला देते तो उसे हाइब्रिड इंजन बुलाते हैं, तो वैसे ही ये ड्रोन्स में भी उसे हम हाइब्रिड ड्रोन्स के नाम से जानेंगे। ओके, और उसका नाम जो है वो हाइब्रिड ड्रोन्स रखा। और साथ साथ में VTOL भी है, क्योंकि उसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की सिस्टम्स अवेलेबल है। ओके, तो इसमें दो टाइप के हैं, एक दो टाइप के मतलब जो इंजन्स है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रोन्स की, वो शामिल है। फर्स्ट है फिक्स विंग में से फॉरवर्ड फ्लाइट, एंड सेकंड हेलीकॉप्टर और क्वाड शेप में से अथवा और क्वाड रोटर्स में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की। ओके, वो दोनों को मिक्स करके ये हाइब्रिड ड्रोन्स बनाया है VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। ओके, तो फिक्स विंग वाले ये रहे। द हाइब्रिड ड्रोन्स फ्लाइज ऑन अ प्री स्केड्यूल फ्लाइट रूट। हाइब्रिड ड्रोन्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं ऑन अ प्री स्केड्यूल फ्लाइट रूट एट अ यूजर स्पेसिफाइड हाइट एंड कलेक्ट डेटा थ्रू इट्स कलर एंड मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर्स। ओके, हाइब्रिड ड्रोन जो फ्लाई करते हैं वो मतलब एक फ़्लाइट रूट पहले से प्री स्केड्यूल होता है उसका। ओके, कि इतने से टेक ऑफ होगा, इतनी हाइट पे वो रहेगा और इतनी हाइट पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड ट्रैवल करेगा। ओके, तो यूज़र स्पेसिफाइड हाइट होती है उसमें। तो ये स्पेसिफाइड हाइट इसमें क्यों रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि फिक्स विंग वाला जो होता है वो क्या करता है, वो फॉरवर्ड फ्लाइट करता है, वो बैक फ्लाइट नहीं कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो डेटा मिसिंग हो गए वो हम ले नहीं सकते हैं। तो वो डेटा मिसिंग ना हो इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड हाइट का क्राइटेरिया हाइब्रिड ड्रोन में डाल दिया। ओके, क्योंकि स्पेसिफाइड हाइट पे अगर आपका ड्रोन रहेगा तो मतलब जितने भी मतलब उसके नीचे के जो मतलब स्पेक्ट्रम्स है या तो फिर कलर कोड्स है, तो वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा। और कलर कोड या स्पेक्ट्रम की मदद से हम क्या कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसा है, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हाइब्रिड ड्रोन्स होते हैं वो प्री स्केड्यूल फ्लाइट रूट पे मतलब फ्लाई करते हैं, यूज़र स्पेसिफाइड हाइट पे ही रहते हैं, एंड कलेक्ट्स डेटा थ्रू इट्स कलर एंड मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर। मल्टीस्पेक्ट्रल जो सेंसर आता है और कलर जो होता है उससे वो मतलब इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अपॉन कंप्लीशन ऑफ इट्स मिशन द ड्रोन विल लैंड वर्टिकली बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मिशन एक बार ख़त्म हो जाने के बाद मतलब एट द एंड ऑफ मिशन द ड्रोन विल लैंड वर्टिकली बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहता है। ओके, यानी जो ड्रोन्स होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। ओके, तो हाइब्रिड जो ड्रोन्स है उसमें मतलब फिर से मैं आपको बता दूँ, रिपीट कर देता हूँ, दो टाइप के मतलब जो ड्रोन्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन किया गया है। तो फर्स्ट वन इज़ फिक्स विंग, जिसमें फॉरवर्ड फ्लाइट है, फॉरवर्ड फ्लाइट का जो ऑप्शंस होता है वो पिक किया। एंड द सेकंड इज़ क्वाड शेप ड्रोन और हेलीकॉप्टर ड्रोन्स, जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों टाइप के मतलब जो फंक्शंस है वो यूज़ किए। ओके, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से फिक्स विंग हाइब्रिड टाइप का वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक हाइब्रिड ड्रोन्स जो है वो बनाया गया। ओके, तो हाइब्रिड ड्रोन्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं, वो प्री स्केड्यूल फ्लाइट रूट पे वर्क करते हैं। ओके, उनका शेड्यूल जो होता है वो पहले से प्री स्केड्यूल होता है कि वो उसी रूट पे ट्रैवल करेंगे और उसी फ्लाइट रूट को फॉलो करेंगे। ओके, एट अ यूज़र स्पेसिफाइड हाइट, यानी यूज़र स्पेसिफाइड जो हाइट होती है वो हाइट पे ही रहते हैं। एंड कलेक्ट्स डेटा थ्रू इट्स कलर एंड मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर्स, तो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके जो कलर और मल्टीस्पेक्ट्रल जो सेंसर्स होते हैं वो भी मतलब अच्छे से जज कर सके, इसीलिए उसको स्पेसिफाइड हाइट पे रखा जाता है। ओके, अपॉन कंप्लीशन ऑफ इट्स मिशन
द ड्रोन विल लैंड वर्टिकली बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मिशन ख़त्म होने के बाद ड्रोन्स जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं और वर्टिकली लैंड करते हैं। ओके, तो जो फिक्स में क्या था, फिक्स विंग वाले में क्या था, एक तो फॉरवर्ड फ्लाइट तो थी, लेकिन सेकंड थिंग क्या थी, उसमें एयरक्राफ्ट के जैसे रनवे चाहिए होता था। ओके, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे चाहिए होता था। तो वो जो मतलब डिसफंक्शन था यानी डिसएडवांटेजेस था, वो ये हाइब्रिड में निकाल दिया। ओके, तो एक ये चीज़ है हाइब्रिड में। तो आज हमने हेलीकॉप्टर ड्रोन देखे और हाइब्रिड ड्रोन देखे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूटिलाइजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेंज वाली एप्लीकेशंस है। ड्रोन्स कैन बी अप्लाइड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन द फॉलोइंग वेज। मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ड्रोन कैसे अप्लाई किए जाते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, उसका लिस्ट यहाँ पे है। सबसे फर्स्ट है बिल्डिंग सर्विस। आप बिल्डिंग सर्विस के लिए उसे यूज़ कर सकते हो। टोपोग्राफिक मैपिंग एंड सर्वेज, टोपोग्राफिकल मैपिंग और सर्वे के लिए यूज़ कर सकते हैं हम ड्रोन्स का। कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन, साइट के इंस्पेक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं ड्रोन्स। इक्विपमेंट ट्रैकिंग एंड ऑटोमेशन, कोई भी इक्विपमेंट कहाँ पे है कहाँ नहीं है वो मतलब उसको ट्रैक करने के लिए और उसको ऑटोमेटिंग करने के लिए भी हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। रिमोट मॉनिटरिंग यानी दूर से मॉनिटर करना। तो दूर से अगर किसी चीज़ का मॉनिटरिंग करना हो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो मतलब 20 या 30 माल की बिल्डिंग होगी तो मतलब वो बारी बारी चढ़ के नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो ड्रोन्स की मदद से देखेगा कि वहाँ पे कैसे वर्कआउट हो रहा है। ओके, एंड उसके हिसाब से वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा। तो ये चीज़ों के लिए ड्रोन ज़रूरी होता है, इसीलिए रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ लेज़र स्कैनिंग एंड एरियल फोटोग्रामेट्री। लेज़र स्कैनिंग और एरियल फोटोग्रामेट्री के इंटीग्रेशन के लिए हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इतने जो मतलब जो फील्ड है, टोटल 6 फील्ड है। बिल्डिंग सर्वेज, टोपोग्राफिक मैपिंग एंड सर्वेज, कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शंस, इक्विपमेंट ट्रैकिंग एंड ऑटोमेशन, रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ लेजर स्कैनिंग एंड एरियल फोटोग्रामेट्री। ये सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है बिल्डिंग सर्वे आपका। तो बिल्डिंग सर्वे के लिए ड्रोन कैसे यूज़ में आते हैं वो हम देखेंगे। Almost every building surveys of the building requires the visibility of the roof of the building in order to assess its technical conditions and to assess any defects or failures। सारे बिल्डिंग सर्वे के लिए तो हमें बिल्डिंग सर्वेज ऑफ द बिल्डिंग रिक्वायर्स विजिबिलिटी ऑफ द रूफ। रूफ की विजिबिलिटी हमें चाहिए होती है सर्वे करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सेस द टेक्निकल कंडीशन। टेक्निकल कंडीशन क्या है वो बिल्डिंग की वो जानने के लिए, एंड टू एसेस एनी डिफेक्ट्स और फेलियर्स। डिफेक्ट्स और फेलियर को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें बिल्डिंग सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। इन मोस्ट केसेस द एस्केंट टू द रूफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे केस में क्या होता है कि रूफ जो होता है उसका एस्केंट जो होता है यानी कि उसका जो व्यू होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, विच ऑफन रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ स्कैफोल्डिंग, लेडर्स और अदर ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स which may ultimate pose a danger which are both time consuming and costly। ओके, तो हमें रूफ पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो फिर हमें स्कैफोल्डिंग का यूज़ करना पड़ता है या लेडर्स का यूज़ करना पड़ता है या तो ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर्स यानी आसपास के स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन उससे क्या होता है कि एक तो डेंजर तो होता ही है लाइफ को, साथ साथ में क्या होता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। ओके, यूज़ ऑफ अ स्मॉल ड्रोन in this case can save time, cost, reduce health and safety risk which are connected with the building surveying of the roof structure and with accessing to complex or hard to reach parts of the building's roof। यानी कि अगर ऐसी जगहों पे यानी बिल्डिंग रूफ के सर्वेज में अगर हम एक स्मॉल ड्रोन का यूज़ करें तो उससे क्या होता है कि टाइम सेविंग भी होगा, कॉस्ट का भी सेविंग होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी, हेल्थ का जो हजार्डस मतलब हेल्थ का जो प्रॉब्लम है और डेंजर जो है वो भी, सेफ्टी रिस्क भी कम हो जाएगा। एंड
रिस्क विच आर कनेक्टेड विद द बिल्डिंग सर्वेज ऑफ द रूफ, यानी कि बिल्डिंग सर्वे में इतना इतना डेंजर जो रहता है वो ख़त्म हो जाएगा ड्रोन के यूज़ से। एंड विथ एक्सेसिंग टू कॉम्प्लेक्स और हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। सो कई बार क्या होता है कि हम मैन्युअली करते हैं तो भी मतलब अमुक मतलब जो पोर्शन होता है बिल्डिंग रूफ का वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते हैं। ओके, तो ऐसे पोर्शन तक भी हमारा ड्रोन्स जो है वो जा सकते हैं। तो इसीलिए जो ड्रोन्स जो है वो बिल्डिंग सर्वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, looking at figure 2, it can be seen that for overall aerial mapping of the building it is necessary to create vertical left part of the figure and oblique यानी कि right part of the figure aerial images। देखो कोई भी मतलब ओवरऑल मैपिंग के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वर्टिकल एंड ऑब्लिक जो इमेजेस है वो मतलब बनानी होती है। तो हमारे फिगर में हम देखते हैं लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट पे आपको ध्यान देना है। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल इमेजेस एरियल इमेजेस बनाई है बाय यूजिंग ड्रोन्स। फ्लाइट स्ट्रिप्स जो है वो यहाँ पे है। ओके, यानी फ्लाइट यहाँ से स्ट्रिप्स करती है तो ऑटोमेटिक मोड पे इतने पिक्चर्स कैप्चर किए। एंड मतलब राइट साइड में ये जो है वो ऑब्लिक एरियल इमेजेस है, ये ऑब्लिक इमेजेस है। ओके, ये दोनों को कंबाइन करके पॉइंट क्लाउड में ऐसा बिल्डिंग जो फीचर्स जो है वो बनाया जाता है। ओके, फिगर नंबर 2 एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्टिकल, यानी कि लेफ्ट ये वर्टिकल है एंड ऑब्लिक यानी कि राइट एरियल इमेजेस ऑफ बिल्डिंग। ओके, और ये दोनों को कंबाइन करके पूरे बिल्डिंग का व्यू ऐसे बनाया जाता है। ओके, यानी एक साइड से हम क्या करते हैं वर्टिकल इमेजेस जो है जनरेट करते हैं एंड सेकंड साइड से हम ऑब्लिक एरियल इमेजेस जनरेट करते हैं। वो दोनों को पॉइंट क्लाउड में कन्वर्ट करके मतलब मिक्स करके हम टोटल ये पॉइंट क्लाउड वाला जो मतलब व्यू है वो बनाते हैं। ओके, तो कोई भी बिल्डिंग का ओवरऑल एरियल मैपिंग के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो उसका वर्टिकल एरियल इमेजेस एंड द सेकंड इज ऑब्लिक एरियल इमेजेस। ओके, vertical aerial photographic coverage of the roof is normally taken as a series of overlapping flight strips। वर्टिकल एरियल जो फोटोग्राफिक कवरेज है रूफ का वो सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग फ्लाइट स्ट्रिप्स से लिया जाता है। देखो यहाँ फिगर में आपको दिखाया है कि जो फ्लाइट स्ट्रिप्स है वो कैसे ओवरले हो रही है। ओके, तो ऐसे ओवरले करके हम ले सकते हैं ये इमेजेस। द ओवरऑल टाइम फॉर द ऑटोमेटिक मोड वॉज इन दिस केस 3 मिनट्स एंड 100 एरियल इमेजेस वेर क्रिएटेड। यानी ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है कि 3 मिनट्स लगते हैं इतना व्यू जनरेट करने में और उसमें 100 एरियल इमेजेस जो है वो मतलब क्लिक हो जाती है ड्रोन से। द ऑब्लिक एरियल इमेजेस विच वर फोकस्ड ऑन द बिल्डिंग्स फैसेड वर क्रिएटेड इन द मैनुअल मोड। अब इसमें हमें ड्रोन में मैनुअल मोड लेना पड़ता है। इट मीन्स दैट दिस प्रोसेस इज अबाउट द पायलट्स प्रैक्टिकल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी ये जो ऑब्लिक इमेजेस है, ऑब्लिक एरियल इमेजेस है जिसमें कि साइड दिखती है बिल्डिंग की, फेस दिखता है बिल्डिंग का यानी कि फेसेड जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये मैन्युअली मोड पे ऑपरेट होती है, जबकि जो वर्टिकल थी वो ऑटोमेटिक मोड पे ऑपरेट होती है। तो ऑटोमेटिक में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्लिक एरियल इमेजेस पे क्या करना पड़ता है, हमें पायलट के प्रैक्टिकल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस का यूज़ करना होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से ही ले सकता है कि कितनी अच्छी इमेज आएगी या मतलब कौन से एंगल से कितनी अच्छी इमेज आएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ड्रोन्स में याद रखनी है कि कैसे मतलब कौन से एंगल का यूज़ करके कौन सा मतलब आप एरियल इमेजेस निकाल सकते हो और उससे कैसा मतलब स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। ओके, तो ये एक फिगर नंबर 2 में आपको दिखाया और मैंने समझा भी दिया कि कैसे होता है। ओके, इन दिस मोड यानी कि जो मैनुअल मोड में 950 एरियल इमेजेस वेर क्रिएटेड इन द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मीटर्स इन द 3 एल्टीट्यूड लेवल्स। यानी 3 एल्टीट्यूड लेवल्स पे यानी 3 डिफरेंट हाइट पे मतलब और 10 से 15 मीटर्स जो है वो बिल्डिंग से दूर रह के 950 एरियल इमेजेस जो है वो जनरेट की है। लेकिन ये फिगर किसके ऊपर डिपेंड करती है, पायलट के पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल पे डिपेंड करती है। ओके, द कॉम्प्रहेंसिव डेटा कलेक्शन टाइम ऑफ एरियल मैपिंग वॉज 2 hours एंड 1050 एरियल इमेजेस वॉज क्रिएटेड। यानी कॉम्प्रहेंसिव यानी ये दोनों को मिला के हम देखें तो मतलब 2 hours जितना होता है
ये सारी इमेजेस बनाने में, और इसमें 1050 जितनी एरियल इमेजेस जो है वो क्रिएट की गई है। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। आज हमने देखा कि बिल्डिंग सर्विस में कैसे मतलब हम ये यूज़ करते हैं, और हेलीकॉप्टर रोटर्स देखे और हाइब्रिड रोटर्स देखे VTOL टेक्नोलॉजी वाले। ओके, बिल्डिंग सर्वेज में कैसे हम सर्वे करते हैं, कैसे ऑब्लिक एरियल इमेजेस और वर्टिकल इमेजेस को मतलब मिक्स करके पूरा पॉइंट क्लाउड से पूरा मतलब जो बनाते हैं वो हमने देखा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बाकी के जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में ड्रोन जहाँ पे अप्लाई होते हैं वो सारे देखेंगे कि वहाँ ड्रोन कैसे काम करते हैं। ओके, तो आज हमने ओनली बिल्डिंग सर्वे देखा। नेक्स्ट लेक्चर में टोपोग्राफिक मैपिंग एंड सर्वे, कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन, इक्विपमेंट ट्रैकिंग, रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंटीग्रेशन ऑफ लेजर स्कैनिंग एंड एरियल फोटोग्रामेट्री, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।